Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on our platform जिसका नाम है Easily and this is उदय 2.0 जहां पे हम क्लासेस ले रहे हैं फॉर आवर सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज और आप यहां पे पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वी कैन सी हियर द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि पिछली क्लास में हमने ऑलरेडी कवर किया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी अवेलेबल, कितने टाइप की कंपनी होती है। इसके अलावा हम कुछ डिफरेंस भी पढ़ेंगे बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी एज वेल एज द कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी क्लासेस आज हम यहां पे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। सो कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाइड द कंपनी इनटू टू पार्ट जिसका नाम है प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। लेकिन रिसेंटली वन अनदर फॉर्म मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपीसीबी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी क्या है? तो प्राइवेट कंपनी बच्चों आपने बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा, प्राइवेट कंपनी ऑल मींस जिसके अंदर आपका पीवीटी यानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। इस टाइप से पीवीटी लिमिटेड, ये आपका मेंशन करना किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए कंपलसरी है और मैंडेटरी है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि बच्चों प्राइवेट कंपनी होती क्या है। तो एज पर दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी क्या होगी? तो प्राइवेट कंपनी बच्चों, एक प्राइवेट कंपनी के लिए तीन फीचर्स होना बहुत जरूरी है। वो तीन फीचर्स क्या है? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बच्चों इसके अंदर मिनिमम मेंबर, यानी मिनिमम मेंबर इसके अंदर कितने होना चाहिए? 2, और मैक्सिमम तो आपको पता ही है, मैक्सिमम मेंबर होना चाहिए 200। यानी एक कंपनी विच हैज मिनिमम मेंबर ऑफ 2 एंड द मैक्सिमम member is 200 is considered as a private company. Apart from that, इसके अलावा भी आपको क्या है, कुछ अदर फीचर देखने हैं। वो अदर फीचर्स क्या है? सबसे पहले इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी जिसमें शेयर्स में ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन लगी हो। इसके अलावा तीसरा फीचर्स होना चाहिए प्रोहिबिट टू इनवाइट्स जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी किसी भी कंपनी के अंदर अगर ये तीन फीचर्स पाए जाते हैं, वो तीन फीचर्स क्या हैं कि मिनिमम मेंबर उसके 2 होना चाहिए और मैक्सिमम मेंबर 200 होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर, यानी शेयर जो है उसके इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए, उन पे देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो जनरल पब्लिक को अपने कैपिटल के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, यानी उनको शेयर इशू नहीं कर सकती, उनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ओवरऑल कोई भी पैसा पब्लिक से नहीं ले सकती। तो अगर ये तीनों फीचर्स मिलते हैं किसी भी कंपनी में तो दिस कंपनी इज कंसीडर एज ए प्राइवेट कंपनी, यानी वो कंपनी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी कहलाएगी एज पर दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो प्राइवेट कंपनी इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। उसके आगे आपको लिखा मिलेगा पीवीटी लिमिटेड, यानी इनके प्राइवेट कंपनी के आगे ये कंपलसरी है मेंशन करना कि वो अपने नाम के आगे पीवीटी लिमिटेड लगाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फीचर्स मैंने आपको बता दिए, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। शेयर्स क्या होना चाहिए? उसके इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल पब्लिक को
इनवाइट नहीं कर सकती अपना शेयर्स के लिए, यानी शेयर्स अपने जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती। तो व्हेन यू फाइंड दीज फीचर्स दिस कंपनी इज कंसीडर एज ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है, यहां तो हो गई प्राइवेट कंपनी की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंपनी जिसका नाम है क्या बच्चों, जिसका नाम है पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या है? अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी मींस, just wait, I need to select pen here, yes, पब्लिक कंपनी क्या होगी? अब पब्लिक कंपनी अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्या मैं ऐसे लिखूंगा? तो ऐसा नहीं है बच्चों। पब्लिक कंपनी वो है जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंट होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए जब वो पब्लिक कंपनी कंसीडर की जाएगी? तो एज पर दी कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पब्लिक कंपनी कब मानी जाएगी बताते हैं अभी आपको। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ए पब्लिक लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी इंक्लूड, यानी पब्लिक कंपनी के अंदर ये सारी चीजें होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मिनिमम मेंबर जो होना चाहिए उसमें 7 होना चाहिए और मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट। ये नो कर देता हूं, ठीक है, और इसको यहां से एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, यस। तो मैक्सिमम मेंबर क्या होना चाहिए? जिसकी कोई भी लिमिट ना हो, यानी एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 7 से शुरुआत होती है और मैक्सिमम मेंबर बच्चों कितने भी जुड़ सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम मेंबर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और शेयर्स जो होंगे इसके वो इजीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। सपोज जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, बट नॉट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में उसके जो शेयर्स होंगे वो इजीली मूव हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। ट्रांसफर कैसे होंगे? सपोज मेरे पास अगर शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, तो मैं किसी को सेल कर सकता हूं और अपने कैश में कन्वर्ट करा सकता हूं, यानी जब मैंने बेच दिए तो वो क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल होती है। और थर्ड फीचर जो है, जो कि प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है, ये सारे फीचर्स क्या है? प्राइवेट कंपनी में भी थे, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये सारी चीजें अलाउड है, बट प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है। वो क्या है? इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। वहां पे अभी हमने पढ़ा था कि वहां पे अलाउड नहीं था शेयर्स को ट्रांसफर करना, बट नॉट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। इसके अलावा इनवाइट्स जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। मींस अपने शेयर जो हैं जनरल पब्लिक के लिए वो इशू कर सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं। तो व्हेन यू फाइंड ऑल दीज फीचर्स इन ए कंपनी, दिस कंपनी इज कंसीडर एज ए पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013। वो फीचर्स क्या है? मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। इसके अलावा इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो रही हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल पब्लिक को वो अपने शेयर्स क्या है? इशू कर सकते हैं और वहां से फंड रेज कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के लिए आपको लगाना पड़ता है सिर्फ लिमिटेड, यानी कोई भी पब्लिक कंपनी होगी तो उसके आगे सिर्फ LTD यानी लिमिटेड लिखा होगा। तो प्राइवेट अगर लिखा है तो वो प्राइवेट मानी जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ LTD लिखा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए वो कौन सी कंपनी है। वो कंपनी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस सरकारी कंपनी समझ लिए, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी हो गई। तो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट कंपनी में होते हैं बच्चों 2 मेंबर मिनिमम, मैक्सिमम होते हैं 200, लेकिन पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। वेयर इज इन प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं, देयर इज ए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। वेयर इज इन पब्लिक प्राइवेट कंपनी देयर इज नो
प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट कैन इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन, यानी फंड जो है रेज कर सकती है जनरल पब्लिक से इनवाइट करके अपने शेयर्स को। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ फीचर्स पब्लिक कंपनी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं अनदर टाइप ऑफ कंपनी जो कि एक रीसेंट फॉर्म ऑफ कंपनी है, जिसको हम जानते हैं वन पर्सन कंपनी, जिसका नाम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चों ओपीसी। ओपीसी, ठीक है। वन पर्सन कंपनी क्या है? तो वन पर्सन कंपनी बच्चों क्या है? एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी है। इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ रखा था। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सिंगल ओनर होता था। तो यहां पे क्या करा है? सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी दोनों के फीचर को मिक्स कर दिया है। यानी सोल प्रोप्राइटर क्या होता था? जहां पे सिंगल होता था, और यहां पे लिखा है वन पर्सन कंपनी, तो यहां पे भी ओनर वन होता है, लेकिन कुछ कंपनी के फीचर्स आपके यूनिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो वहां पे होती थी अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन इन ओपीसी लायबिलिटी ऑफ द पर्सन, जो जिसकी वन पर्सन कंपनी है उसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी होगी। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर की जाएगी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा। ठीक है, तो when we have both the features of sole proprietorship as well as the company, this new forms of company is considered as one person company, जिसके अंदर liability जो होती है वो उस पर्सन की वो हो जाती है लिमिटेड, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या थी? वो अनलिमिटेड थी। इसके अलावा वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट नहीं होता था इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, बट इन वन पर्सन कंपनी यहां पे मिल जाता है आपको सेपरेट लीगल एंटिटी, और सारे फीचर्स मिलते हैं जो एक कंपनी एक्ट 2013 में होते हैं। बट कुछ कंडीशन होती है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है, यानी सिर्फ एक पर्सन एक ही ओपीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई ओपीसी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 4-5 ओपीसी नहीं खोल पाएंगे, अपने नाम से सिर्फ एक ही ओपीसी मींस वन पर्सन कंपनी ओपन कर पाएंगे या रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर डिफरेंस आ गया होगा बिटवीन द प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आई एम श्योर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द टुडेज क्लास। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी किस तरीके से ज्यादा एडवांटेजियस है ओवर पब्लिक कंपनी, या क्या बेनिफिट है एक प्राइवेट कंपनी के ओवर पब्लिक कंपनी। तो चलिए देखते हैं। तो these are the various benefit of a private company over a public company. The first one is private company can be formed with only 2 members, यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? हमें पता ही है, मिनिमम मेंबर होते हैं सर 2, यानी 2 लोगों से ये स्टार्ट हो सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोगों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे 7 मेंबर। वेयर इफ यू interested to open or to register for private company you need to find only 2 person, यानी 2 person, यानी 2 लोग क्या होते हैं जनरली जल्दी से मिल जाएंगे, वेयर 7 को थोड़ा अरेंज कर पाना या उनसे बात करना हो और इंटरेस्ट उनका लेना, उनका एग्रीमेंट लेना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो प्राइवेट कंपनी का क्या है ओवरऑल, अगर 2 लोग हैं तो वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी इज व्हाट? प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, क्योंकि बच्चों आपको पता ही है कोई भी कंपनी हो वो शेयर होल्डर तो रन नहीं करते, वो रन करी जाती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिंपली से डायरेक्टर्स। तो अगर डायरेक्टर्स रन करते हैं तो आपको सबसे पहले डायरेक्टर को भी देखना पड़ेगा। अब प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं? वो चाहिए होते हैं सिर्फ 2 डायरेक्टर। व्हेन वी हैव 2 डायरेक्टर्स then we can start a private company, प्राइवेट कंपनी का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपके पास 3 मेंबर ऐसे होना चाहिए जो एज ए डायरेक्टर आपकी कंपनी के लिए काम करने के लिए इच्छुक हो, विलिंगनेस हो। ठीक है, तो वहां पे भी कम लोगों की जरूरत है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। इसके अलावा अगर थर्ड बेनिफिट की बात करूं तो वो है बच्चों, इट इज नॉट कंपल्सरी
फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, यानी अपने जो मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं प्राइवेट, तो उनका इंडेक्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनकी डिटेल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मेंटेन करना इंडेक्स ऑफ द एम्प्लॉइज और द पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, यानी पब्लिक कंपनी के लिए इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर इज वेरी कंपलसरी, यानी कंपलसरी है, ठीक है, यहां पे कंपलसरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन्स टू इट्स डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर डायरेक्टर को लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी डायरेक्टर को भी बच्चों पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो प्राइवेट कंपनी में आप अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं, लोन सैंक्शन कर सकते हैं, और वो भी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर सेम काम आपको पब्लिक कंपनी में करना पड़ जाए, तो पब्लिक कंपनी में आपको प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए होगी बिफोर सैंक्शनिंग और बिफोर गिविंग लोन टू देयर डायरेक्टर। डायरेक्टर को लोन देने से पहले आपको पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, क्या हम अपने डायरेक्टरों को लोन दे सकते हैं, वहां से लिखित परमिशन आएगी, तभी आप अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ बेनिफिट। इसके अलावा अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फाइल ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसके अलावा आपको क्या होता है, हर कंपनी को अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल करना पड़ती है। अब वो जब भी टाइम पीरियड होता होगा हर कंपनी का, उस टाइम पीरियड में वो कॉल करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए यहां पे भी अगेन रिलैक्सेशन है कि उनको कंपल्सरी नहीं है कि वो अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग को कॉल करें या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फाइल करें, ठीक है। इसके अलावा विद द रजिस्ट्रार, जबकि पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें, यहां पे भी दुविधा में आ जाती है पब्लिक कंपनी कि उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग एज वेल एज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार उसको बनाना, कॉल करना और रिपोर्ट करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, तो नेक्स्ट बेनिफिट है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा यहां पे अगेन एक बेनिफिट है प्राइवेट कंपनी का कि प्राइवेट कंपनी में जो उसके डायरेक्टर होंगे तो उनका कितना रेम्यूनरेशन देना है, उनका कैसे अपॉइंटमेंट करना है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी अपने डायरेक्टर्स को वो कुछ हैंडसम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। देयर इज नो सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको इतनी रेम्यूनरेशन देनी है और या ऐसे उसका अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर का। वेयर इज अगर मैं बात करूं पब्लिक की, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, तो वहां पे अपॉइंटमेंट, नंबर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ दैट पब्लिक कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते। यानी रेम्यूनरेशन अगर आपको देनी है तो सेट रूल्स हैं, आपको वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है तो वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर उस डायरेक्टर के लिए फॉलो करना पड़ेगा, यानी देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट, वो आपको फॉलो करना पड़ जाएंगे। तो यहां पे भी अगेन क्या हो जाता है, एक फायदा हो जाता है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। इसके अलावा इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं, डिटेल देते हैं अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस मॉडल की, या फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं हमारी कंपनी, उसकी सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। तो प्राइवेट कंपनी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी, तो वो नहीं जा सकती बच्चों जब तक वो न्यूज़पेपर में अपना या फिर किसी जर्नल में या फिर जनरली अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस से ही उसे क्या मिलेंगे, इंटरेस्टेड ग्रुप मिलेंगे, यूजर्स मिलेंगे, शेयर होल्डर मिलेंगे, जो उसकी डिटेल पढ़ के ही उसके कंपनी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, इसलिए वहां पे प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट बेनिफिट की, तो नेक्स्ट बेनिफिट है प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कंपनी के एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है बच्चों, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब वो रजिस्ट्रेशन में 4 स्टेजेस होती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3 स्टेज, यानी अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेती है तो वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है।
लेकिन एक पब्लिक कंपनी के लिए सारी स्टेजेस को फॉलो करना पड़ेगा जब तक उसको सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस नहीं मिल जाता है। यानी ये लास्ट स्टेज होती है, सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जब ये मिल जाएगा तभी वो अपने बिजनेस के ऑपरेशन को क्या कर सकती है, रन कर सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपने बिजनेस के ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। तो दीज आर दी वेरियस इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ए प्राइवेट कंपनी ओवर ए पब्लिक कंपनी। आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। अब यहां पे आपको क्या पता चलेगा? यहां पे ओवरऑल आपको बहुत ही डिटेल में डिफरेंस पता चल जाएगा प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच में। यानी एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अगर आपको डिफरेंस जानना है बहुत डिटेल में, तो आप उनके डिफरेंस जरूर पढ़ो। यानी डिफरेंस से क्या होगा कि आपको हर चीज हर एंगल से पता चल जाएगी। तो चलिए हर एंगल से जानते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी को। तो ये रहा डिफरेंस। व्हाट आर दी बेसिस? अब सबसे पहले हम बेसिस की बेसिस पे डिफरेंस को क्या करेंगे, देखेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कितने नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मेंबर की बेसिस पे, तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम मैंने आपको बताया था, मिनिमम मेंबर जो चाहिए प्राइवेट कंपनी में वो होते हैं 2, और मैक्सिमम मेंबर विच इज रिक्वायर्ड इन ए प्राइवेट कंपनी इज 200। यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक आप अपने मेंबर बना सकते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड इज 7 और मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था नो लिमिट। यानी यहां पे आप कितने भी मेंबर जोड़ सकते हैं, यानी मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आपके पास 7 लोग होना चाहिए, तभी आप एक पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा नेक्स्ट बेसिस है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर। हाउ मेनी डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड इन प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक कंपनी। तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बच्चों, हाउ मेनी डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड, तो 2 डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड in case of private company, whereas 3 director is required in case of public limited company। यानी पब्लिक के लिए 3 डायरेक्टर चाहिए कम से कम, और आपको प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। अब इनवाइट कौन करता है जनरल पब्लिक को इन केस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक कंपनी? तो आपको ऑलरेडी पता है, यहां पे प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर दी सब्सक्रिप्शन, तो नो इन्विटेशन इज पॉसिबल। तो मैं यहां लिख देता हूं नो इन्विटेशन, कोई भी इन्विटेशन नहीं दे सकती जनरल पब्लिक को, यानी अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक में नहीं बेच सकती। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट जनरल पब्लिक, यस इनवाइट, ठीक है, इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, शेयर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक के पास जा सकती है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस, क्या प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी? तो आंसर विल बी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज नो प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, नो कंपल्शन टू इशू प्रोस्पेक्टस। तो यहां पे आ जाता है बच्चों नो प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट इज मैंडेटरी टू इशू प्रोस्पेक्टस, यस। तो यहां पे इट इज मैंडेटरी टू इशू प्रोस्पेक्टस, और अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आपको प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी डॉक्यूमेंट कोई भी जो प्रोस्पेक्टस के इक्विवेलेंट हो वो इश्यू करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बेसिस पे डिफरेंस चेक करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज ए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, यानी नो transfer of shares means shares transfer is not possible, where in public company it is very much possible. You can
ट्रांसफर योर शेयर्स टू सम अदर पर्सन व्हेन यू सेल आउट योर शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। अपनी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग को आप सेल कर देंगे तो आप इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं उस पर्सन को, ठीक है, जिसने वो बाय किया है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या जरूरी है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नो स्टैट्यूटरी मीटिंग इज रिक्वायर्ड और देयर इज नो कंपल्शन टू अरेंज ए स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट ए फाइल ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को फाइल करना या स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना ये कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है, ऑल्दो बुला सकते हैं बट इट इज नॉट मैंडेटरी। तो मैं यहां लिख देता हूं नो कंपल्शन, नो कंपल्शन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो पब्लिक कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी मीटिंग इज मैंडेटरी। तो यहां पे बच्चों क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंडेक्स ऑफ मेंबर, तो मेंबर की इंडेक्स मेंटेन करना जरूरी है इन केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। तो अगेन द आंसर इज प्राइवेट कंपनी के साथ सारी बच्चों क्या है सुविधाएं, तो यहां पे नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर, या अपने मेंबर का इंडेक्स को मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं है, कंपल्शन नहीं है। वेयर इज इट इज मैंडेटरी और कंपल्सरी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो लीगल फॉर्मेलिटीज में भी बच्चों प्राइवेट कंपनी ही बाजी मारेगी। तो क्या होंगी लीगल फॉर्मेलिटीज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज वेरी लेस और नो, ठीक है, नो और लेस, ठीक है, दोनों लिख देते हैं, या तो नहीं है या फिर होंगे तो बहुत कम रिक्वायरमेंट है। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक के कंपनी के केस में लीगल रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, कंपाइल करना पड़ेगा, जस्ट वेट, तो यहां पे हम लिख देते हैं नेसेसरी, ठीक है। तो यहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करना पड़ेंगी, जो भी मेंशन है एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए वो फॉलो करना पड़ेंगी। प्राइवेट कंपनी के लिए एज सच लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करना जरूरी नहीं है, या फिर बहुत ही रेयर केस में आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो करना पड़ती है, ठीक है। तो दीज आर दी ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एज वेल एज द पब्लिक कंपनी। एंड फ्रॉम दिस टॉपिक आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्राइवेट as well as the public company। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, आई एम श्योर, अबाउट द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी, ठीक है। आई एम श्योर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज अगेन अनदर डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज ए होल डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ताकि आपको यह भी क्लियर हो जाए कि एक कंपनी अच्छी है या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी है। वो कैसे आएगा, जब हम उसका डिफरेंस पढ़ेंगे। तो चलिए वो डिफरेंस के बेसिस, यानी बेसिस की बेसिस पे हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिस हमारे पास हैं, these bases are here: formation, number of members, motive, transfer of share, voting right, management privilege। तो ये बेसिस है, इनकी बेसिस पे हम चेक करेंगे there are what are the difference between company and its cooperative society। चलिए अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन मींस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इन केस ऑफ कंपनी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वेरी इजी, एज यू ऑलरेडी नो, कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 नीड टू फॉलो, यानी इसके अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू रजिस्टर्ड योर फर्म एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट
कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक्ट 1912, यानी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसके अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन अ फर्म एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, यानी व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंपनी एज वेल एज इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर नंबर ऑफ मेंबर की बेसिस पे देखें तो कंपनी बच्चों हमें पता ही है दो टाइप की होती है। तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होंगे? 2। और अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर चाहिए होंगे 7। यानी नंबर ऑफ मेंबर की बेसिस पे इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ कंपनी यू आर गोइंग टू स्टार्ट। इफ यू आर गोइंग फॉर प्राइवेट कंपनी द मिनिमम मेंबर इज रिक्वायर्ड 2, वेयर इज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर इज 7। अब हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितने मेंबर चाहिए एटलीस्ट? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बच्चों चाहिए एटलीस्ट 2 मेंबर। At least 2 member is required when you are going to start a cooperative society। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मोटिव्स पे, यानी what are the motives of the company as well as the cooperative society, तो कंपनी का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, it is always to earn profit। यहाँ पे जो मोटिव होगा बच्चों वो होगा earn profit, यानी बच्चों प्रॉफिट कमाने के लिए ही कोई भी कंपनी ओपन की जाती है, earn profit। अब प्राइवेट कंपनी है तो उसका बड़ा मोटिव प्राइवेट प्रॉफिट कमाना है, लेकिन पब्लिक कंपनी थोड़ा सा कम प्रॉफिट कमाती है, उसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव डिफर होता है, वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना भी वहां पे भी जरूरी होता है, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूं कंपनी का जो मोटिव होगा, मोटो जो होगा वो होगा प्रॉफिट को अर्न करना। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट जनरली स्टार्टेड टू अर्न द प्रॉफिट, दे आर एस्टैब्लिश और फॉर्म जस्ट टू फॉर म्यूचुअल हेल्प। यानी ये काय लिए फॉर्म होती है? ये बच्चों फॉर्म होती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, यानी जो भी मेंबर बनेंगे उनका आपस में बेनिफिट हो या फिर पूरा सोशल वेलफेयर हो। ठीक है, तो उसके लिए ये जनरली स्टैब्लिश होती है, मोटिव होता है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो अगर मैं पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ट्रांसफर ऑफ शेयर is possible, transfer of shares, तो मैं क्या बोलूंगा? यस, ठीक है, इट इज पॉसिबल। बट अगर मैं प्राइवेट कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो वहां पे क्या होता है बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नजरिए से देखते हैं सेम चीज, तो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे बच्चों क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट परमिटेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नॉट परमिटेड, यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है परमिट करने की गारंट वो परमिशन नहीं होती है, यानी ट्रांसफर आप नहीं कर सकते उसके शेयर्स को। आप मेंबर है तो आप ही के पास उसका क्या रहेगा, राइट रहेगा शेयर्स का। ठीक है, इसके अलावा वोटिंग राइट की बेसिस पे अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन द कंपनी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कंपनी के केस में क्या होता है, जितने आपके पास शेयर होते हैं तो उतने ही आपको वोटिंग राइट मिलते हैं। यानी इसके अंदर अगर आपने 100 शेयर ले रखे हैं तो आपको 100 वोटिंग राइट मिल जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं वन शेयर वन वोट, यानी एक शेयर के साथ आपको एक वोट मिल जाता है। ठीक है, वन शेयर वन वोट। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही होता है, वन मेंबर, जो एक मेंबर बनेगा इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको वन वोट दिया जाएगा, यानी हर मेंबर के पास एक वोट होता है, डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जैसे कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इन केस ऑफ
of company is done or the operation of the company is performed by expert professionals or the management which is hired by a company। क्योंकि कंपनी के पास abundance of capital होता है, huge capital होता है, तो वो जनरली क्या करते हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट को हायर कर सकते हैं। तो यहां पे बच्चों जो मैनेजमेंट होता है, इट इज इन द हैंड ऑफ एक्सपर्ट प्रोफेशनल, या मैं कह सकता हूं एक्सपर्ट प्रोफेशनल के हाथ में होता है, जो अपनी फील्ड में माहिर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जनरली रन होती है बाय इट्स मेंबर होती है। तो इसके जो मेंबर होंगे वो वॉलंटरी उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी 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 कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काम करते हैं, यानी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इट इज रन बाय मेंबर, यानी रन बाय मेंबर। ठीक है, जो मेंबर होंगे वही इसको रन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाती है प्रिविलेज। क्या कुछ अलग चीजें दी जाती हैं प्राइवेट कंपनी को और या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के केस में, क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी एक्ट 2013 लगता ही है, तो यहां पे देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज, नो प्रिविलेज इज गिवन, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ ए कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारी गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशन देती है, टैक्स रिबेट देती है। तो यहां पे क्या है, स्पेशल प्रिविलेज इज गिवन, स्पेशल प्रिविलेज इज गिवन, यानी बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जैसे कि उनको टैक्स रिबेट दे दिया या टैक्स में कंसेशन दे दिया। तो इस टाइप की गवर्नमेंट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करती है। तो फ्रॉम दिस टॉपिक आई एम श्योर कि यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।